हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 14 से। प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। जिनकी बुद्धि लब्धि, यह एक फॉर्मूला है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वो कैसा है? सामान्य बुद्धि का बच्चा है। आइए समझते हैं इसके बारे में कि इसका वर्गीकृत कैसे किया गया है। किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि के स्तर को हम इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं कि 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तक सामान्य से उच्च बुद्धि, 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 130 प्लस अर्थात 130 से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ या उच्च श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू 90 से 110 के बीच है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। बुद्धि के मापन के लिए निम्न में से किसने प्रयोगशाला की स्थापना की है? बुद्धि के मापन के लिए प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? वुड। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। बुद्धि के मापन के लिए वुड ने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है? तो भाषा अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन किसने किया है? वैलेंटाइन ने। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। भाषा अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस परिवार या समाज में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गैरीजन का। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरीजन का कथन है कि शरीर संबंधी सभी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पुरुष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लैंगिक पूर्वाग्रह इसका सही आंसर है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है, जैसे घरेलू कार्यों में, विद्यालयों में अतिथियों की सेवा सत्कार के लिए यह धारणा बन जाए कि इस कार्य को लड़कियां ही कर सकती हैं, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसी प्रकार जब एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय जब लड़कियों को वरीयता देता है तो उस विद्यालय का यह कृत्य यह दर्शाता है कि वह लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित तथ्य पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया? किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया? गाल्टन ने। आइए गाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम गाल्टन नामक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताएं होने के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? पहला परिवार की, बिल्कुल सही, समाज की, ये भी सही, समुदाय की, ये भी सही, अर्थात हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में उसके परिवार, समाज तथा समुदाय आदि तत्वों की प्रमुख भूमिका होती है। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही बालकों को अभिवृद्धि के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण का अधिक योगदान होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है? सत्र समाप्ति के बाद तो कौन सा किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। आइए इन 3 भागों के बारे में पढ़ते हैं। बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला, ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक संकल्पना अर्थात कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा, भावात्मक संकल्पना अर्थात अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा, क्रियात्मक या गत्यात्मक संकल्पना अर्थात साइकोमोटर कोग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है सैडलर का। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। सैडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता मिलती है। रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निर्वचनात्मक प्रश्न के माध्यम से तात्पर्य है। निर्वचनात्मक प्रश्न क्या तात्पर्य है? विषय संबंधित ज्ञान की परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विषय संबंधित ज्ञान की परीक्षा को हम निर्वाचनात्मक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। निर्वचनात्मक प्रश्नों के माध्यम से विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से एक बार में किसी विषय से संबंधित कई पहलुओं की परीक्षा संभव है, जैसे किसी बस की समय सारिणी, किराया, दूरी आदि के माध्यम से उत्पन्न प्रश्नों का ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वंचित बालकों से, जो वंचित हो गए हैं किसी चीजों से, अलग हो गए हैं, उनके लिए निशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना यह अच्छा उपाय है। आइए पढ़ते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए निशुल्क शिक्षा के साथ साथ उन्हें ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों और जो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? अनुसूचित जनजाति के बालकों के, पहला पारिवारिक गरीबी, बिल्कुल सही। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होना। तीसरा, बालकों की संख्या कम होना। उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण हैं। पहला, विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या होना। दूसरा, पारिवारिक गरीबी। तीसरा, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होना। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। और अंतिम में पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों की कमी होना एवं बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, समस्यात्मक बालक से तात्पर्य है। समस्यात्मक बालक से क्या तात्पर्य है? अर्थात व्यवहार में असामान्य बातें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। समस्यात्मक बच्चा उस बालक को कहते हैं
जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, कोई अन्य अपराध करना आदि। इसका वर्णन वैलेंटाइन ने किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के कौन से प्रकार हैं? सृजनात्मकता के प्रकार हैं, पहला नवाचारित सृजनात्मकता, यही है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सृजनात्मकता से तात्पर्य मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग प्रकार का चिंतन एवं व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधानों, लोचशीलता, नवीन दृष्टिकोण आदि को अपनाना। टेलर ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। पहला आविष्कारात्मक सृजनात्मकता, दूसरा नवाचारित सृजनात्मकता, तीसरा अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, चौथा उत्पादक सृजनात्मकता, पांचवा आपतित सृजनात्मकता। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अर्थात कक्षा में जो सीखा जाता है उसको कौन प्रभावित करता है? पहला बुद्धि, बिल्कुल सही। दूसरा किसी कार्य के प्रति अभिरुचि, बिल्कुल सही। और तीसरा परिपक्वता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कारकों का वर्णन किया है जिनसे कक्षा में होने वाले शिक्षण अर्थात सीखने की प्रक्रिया सीधे प्रभावित होते हैं। ये कारक हैं बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु एवं लिंग भेद, अवधान, अभिरुचि, अभिक्षमता, परिपक्वता, सीखने की विधि, कक्षा की भौतिक आवश्यकताएं आदि। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? यह कथन है फ्रेंडसन का। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्रेंडसन के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, अर्थात सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्कणा का प्रकार है? तर्कणा का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक तर्कणा। आइए समझते हैं इसके बारे में। किसी बात या समस्या को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार का तर्क लगाना तर्कणा अर्थात रीजनिंग कहलाती है। तर्कणा दो प्रकार की होती है, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्रोनबैक ने अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? कितने तत्व बताए हैं? टोटल 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रोनबैक ने अधिगम के 7 तत्व बताए हैं, जो है स्थिति, व्यक्तिगत विशेषताएं, लक्ष्य, व्याख्या, कार्य, परिणाम एवं विरोध पर प्रतिक्रिया। ये तत्व अधिगम के आधार माने जाते हैं और इसी के आधार पर शिक्षण के सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी विधि के जनक कौन हैं? तो कौन है पेस्टोलॉजी? जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। इनके नाम के अंतिम में भी लिखा हुआ पेस्टोलॉजी। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। पेस्टोलॉजी विधि के जनक जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप दिया तथा इनका बल शिक्षा शास्त्र पर था। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं तथा किस आयु में अधिक सीखते हैं। दोस्तों, मैं जो भी आंसर यहाँ पे पढ़ता हूँ वो आपको स्क्रीन में दिखाई भी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोककर उस आंसर को पुनः एक बार पढ़ें और स्वतः भी समझें। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं और अन्य सब्जेक्ट भी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें भी आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।